हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हम एक्सपेंस तक के अकाउंटिंग टर्म्स को समझ चुके हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 9th हमारा अकाउंटिंग टर्म है इनकम। इनकम मतलब कमाई। तो देखिए, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब होता है आय, मतलब जो हमारी टोटल रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, प्राप्तियां हैं। जैसे जो भी हम काम करते हैं, जैसे हम कोई गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बेच के जो पैसा मिला है वो रेवेन्यू है। अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करके जो फीस हमें मिली है वो रेवेन्यू है। या किसी भी अदर इनकम को भी हम रेवेन्यू में ही कंसिडर करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का टोटल एक्सपेंस पर जो एक्सेस होता है उसी को इनकम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गुड्स जिसकी की कॉस्ट है 50,000, उसे बेचा 70,000 रुपये में। तो ये जो 50,000 कॉस्ट है ये रेवेन्यू जनरेशन में आने वाले खर्चों का टोटल है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मतलब 70,000 रुपये का सामान बेचने के लिए पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा। तो इन सब चीज़ों में हमारा टोटल 50,000 खर्च हो गया। अब आप देखिए, इस रेवेन्यू का इस एक्सपेंस पर जो एक्सेस है वही इनकम है। तो जो हमें गुड्स को सेल करके 70,000 रुपये रिसीव हुआ है, उसमें से इस गुड्स को तैयार करने में हमारी जो लागत आई थी, जो कॉस्ट आई थी, वो थी 50,000। उसे हम माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस है वो है 20,000, उसे हम कहेंगे इनकम। अब देखिए, इनकम और प्रॉफिट ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। देखिए, जो प्रॉफिट है वो हमारी केवल ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटीज से जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए हम गुड्स बेचते हैं या जो सामान बेचते हैं, अगर मान लीजिए हमारा स्टेशनरी का काम है तो स्टेशनरी बेच के जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें जो हमारा इनकम का एलिमेंट होगा उसे प्रॉफिट कहा जाएगा। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो इनकम जनरेट होती है उसके लिए प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारा स्टेशनरी का काम है तो स्टेशनरी से जो इनकम जनरेट होगी उसी को केवल प्रॉफिट कहा जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अदर इनकम होती है तो उसे प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेशनरी का काम है, उससे जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है उसे तो हम प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और एक्टिविटी से हमने कोई इनकम जनरेट की है, मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया था, उस लोन से हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट भी इनकम है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोन प्रोवाइड करना ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है। प्रिंसिपल एक्टिविटी है हमारी स्टेशनरी बेचना। तो स्टेशनरी बेचने से जो इनकम जनरेट होगी वो प्रॉफिट कहलाएगी, और जो इसके अलावा किसी और एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है उसे अदर इनकम कहा जाएगा, प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा। तो ये आप समझ गए प्रॉफिट क्या होता है। अब प्रॉफिट को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो हमारी बिक्री हुई है उस बिक्री में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो सामान हमने बेचा है उस सामान को बनाने की जो लागत है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम इसे और ज़्यादा क्लियर समझे तो इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो सामान हमने बेचा है उसको केवल बनाने तक की लागत, फैक्ट्री के अंदर तक के ही खर्चे इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है those expense which are directly identifiable on production department। तो ये केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब खर्चे तो प्रोडक्शन के बाद भी होते हैं, सेल से रिलेटेड खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे, बिजनेस में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे, लेकिन वो सारे खर्चे अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं किए हैं। इसमें केवल वही खर्चे शामिल हैं जो कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, तो इसे कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम सेल में से केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मीन्स अभी ये नेट नहीं है, इसमें से और भी खर्चे माइनस होंगे तब ये नेट प्रॉफिट बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमें सेल्स रेवेन्यू में से
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके मिलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सर्विस रीएंडर, अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना कह के हम उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विस रीएंडर्ड। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कैसे आता है, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रोडक्ट के केवल प्रोडक्शन तक के ही खर्चे शामिल हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से प्रोडक्शन के बाद के जो खर्चे हैं, तो इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंस। सारे खर्चे घटाने के बाद, किस में से सारे खर्चे घटाने के बाद, या तो सेल में से ही हम सारे खर्चे एक्सपेंस माइनस कर दें, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स प्रोडक्शन के बाद के जो खर्चे होते हैं, जिसको हम सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दें तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करते हैं गेन की। गेन का मतलब होता है, गेन का मतलब भी इनकम जैसा ही है, कमाई है, बट गेन इज अ मॉनिटरी प्रॉफिट और एडवांटेज दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। देखिए ये जो गेन होता है, ये इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक। इंसिडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, जो मतलब कभी कभार होने वाली इनकम है। तो गेन जो है वो प्रॉफिट है इर्रेगुलर नेचर का। जैसे मान लीजिए बिजनेस में रखा हुआ पुराना फर्नीचर या पुरानी मशीन बेची गई और वो मशीन बेचने पर गेन हो गया, फायदा हो गया, तो वो जो फायदा है वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा गेन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि पुरानी मशीन या फर्नीचर बेचना ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग नेचर का गेन इनकम नहीं है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है गेन। तो इनकम, प्रॉफिट और गेन ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इनकम को ही हम कह सकते हैं कि इनकम दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रॉफिट जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अराइज हुआ है, और एक होता है गेन जो कि इंसिडेंटल है, कभी कभी होता है। तो इस प्रकार का जो इर्रेगुलर नेचर का इनकम है उसे गेन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लॉस। लॉस आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा है, मतलब आपकी जो बिक्री हुई है वो मान लीजिए हुई है 90,000 रुपये की और खर्चे हो गए 1,20,000, तो सामान बनाने में लागत ज़्यादा आ गई होगी और कम रेट पे सामान बिका है। तो यहाँ पर हमारा जो 30,000 रुपये हुआ है, डिफरेंस है जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू, इसे कहेंगे हम लॉस। और लॉस डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या होता है भाई? ओनर्स इक्विटी कोई नई चीज नहीं है, इसी को कहते हैं कैपिटल। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है उसे कहते हैं कैपिटल। ये कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा बिजनेसमैन को, लेकिन नुकसान होगा तो ये कौन झेलेगा? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का जो नुकसान झेलेगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे परचेजेस। परचेज का मतलब होता है क्रय। क्रय मतलब खरीद। तो ये वर्ड, वैसे तो आप परचेज वर्ड का इस्तेमाल कुछ भी खरीदने के लिए कर सकते हैं, जैसे मशीन खरीदी तो भी उसे परचेज कह सकते हैं, बिल्डिंग खरीदी, गुड्स खरीदा, लेकिन अकाउंटिंग में परचेज टर्म का यूज होगा केवल उस सामान को खरीदने के लिए जिसको कि रीसेल करने के पर्पज से या फिर प्रोडक्शन में यूज करने के पर्पज से खरीदा गया है। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा है तो वहाँ परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, मतलब परचेज वर्ड नहीं लिखा जाएगा अकाउंटिंग करते समय, वहाँ फर्नीचर लिखा जाएगा, क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट है, उसे हमने रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा है। तो परचेज वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब आप गुड्स खरीदते हैं, और गुड्स मतलब वो चीज़ है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या खरीदता है? मटेरियल जो कि सीधे सीधे बेच दिया जाएगा विद और विदाउट प्रोसेसिंग, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है हम कोई सामान खरीदते हैं और बेच देते हैं, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ प्रोसेस नहीं करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है? वो रॉ मटेरियल खरीदता है, फैक्ट्री में उसे प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो सामान बेचा जाता है। तो ट्रेडिंग कंसर्न सीधे सीधे प्रोडक्ट खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं जो खरीदा गया है वो बेचने के लिए खरीदा गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ जो हम मटेरियल खरीद रहे हैं
जो गुड्स खरीद रहे हैं उसके लिए हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और जो परचेज टर्म है वो कैश खरीदें या उधार खरीदें दोनों के लिए यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेल्स। सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। तो सेल्स टर्म तभी यूज किया जाएगा जब आप वो गुड्स बेच रहे हैं जिसे आपने या तो खरीदा है, खरीद के बेच रहे हैं, या फिर आपने रॉ मटेरियल खरीद के उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है तब बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई एसेट बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स टर्म का यूज नहीं किया जाएगा। सेल्स टर्म का यूज तभी किया जाएगा जब हम उस चीज को बेच रहे हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं। तो सेल्स वर्ड का इस्तेमाल भी कैश सेल और क्रेडिट मतलब नगद और उधार सेल दोनों के लिए किया जाएगा। सेल ऑफ एन एसेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल्स। अगर हम कोई संपत्ति बेचते हैं, जैसे फर्नीचर बेचा है, मशीन बेची है, अगर हम फर्नीचर में ही डील करते हैं, हमारा बिजनेस ही फर्नीचर बेचने का है, तो उस कंडीशन में अगर हम फर्नीचर बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स वर्ड का इस्तेमाल होगा। लेकिन मान लीजिए हमारा बिजनेस तो फर्नीचर का है, लेकिन हमने बेची है एक पुरानी रखी हुई मशीन, तो उस मशीन को बेचने के लिए सेल वर्ड टर्म का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया सेल्स। आगे हम बात करते हैं गुड्स। गुड्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। तो गुड्स वर्ड का इस्तेमाल केवल उसी वस्तु के लिए, उसी कमोडिटी के लिए किया जाएगा, उसी सामान के लिए किया जाएगा जिसमें हम डील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो अगर मैं स्टेशनरी खरीदता हूं तो मैं कहूँगा गुड्स परचेज किया है। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो कहा जाएगा गुड्स खरीदा है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर का डीलर हूं और खरीद रहा हूं मैं यूज करने के लिए कोई मशीन, तो उसके लिए गुड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये आप समझ गए गुड्स का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान जिसको हम बेचना तो चाहते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, बिका नहीं है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री रेफर्स टू द गुड्स हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल। मतलब ऐसा कोई भी गुड्स जिसको कि हम रीसेल करने के लिए हमने अपने पास रखा हुआ है या प्रोडक्शन के लिए हम उसे यूज करने वाले हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो बचा हुआ है। मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैंने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी में खरीदता हूँ, बेचता हूँ, ये काम पूरा साल चलता रहता है। एट द एंड ऑफ द ईयर का एंड हुआ 31 मार्च को, उस समय मेरे पास 50,000 रुपये का सामान रखा हुआ है जो कि बिका नहीं है। ये सामान मुझे बेचना है, लेकिन ईयर के एंड में 31 मार्च को वो सामान अभी तक बिका नहीं है, तो उसके लिए हम कहेंगे ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ है। और मान लीजिए 31 मार्च 2022 को है। अब नया साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2022। इस तारीख के लिए ये जो मैंने आपको बताया यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस ईयर के लिए 1 अप्रैल 2022 से जो ईयर स्टार्ट होगा उस ईयर के लिए ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये होता है स्टॉक, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। अगर बिगिनिंग में जो बचा हुआ है सामान पिछले साल का उसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और एंड में जो सामान बच गया है उसे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो स्टॉक समझ गए आप। अगला हमारा अकाउंटिंग टर्म है डेटर। डेटर कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई दूसरी फर्म भी हो सकती है जिसको कि हमने गुड्स या सर्विस दी है उधार और पेमेंट अभी तक हमें नहीं मिला है, तो वो पर्सन या वो फर्म वो कहलाएंगे हमारे डेटर। इसको हम कहते हैं हिंदी में देनदार, जिनसे हमें पैसा मिलना है भविष्य में। इसको एसेट कहा जाता है क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। तो ये हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है डेटर। डेटर जनरली हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमसे उधार सामान ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स भी कोई पर्सन या फर्म हो सकता है जिससे हमने उधार सामान खरीदा है या सर्विस ली है और पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है, तो वो बन जाते हैं हमारे क्रेडिटर। इनको कहते हैं लेनदार। और ये है लायबिलिटी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में हमें मतलब बिजनेस को
इसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तो इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। अगला है वाउचर। वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस मतलब सबूत होता है वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान किसी दुकानदार से नगद खरीदा तो वो हमें देगा कैश मेमो, अगर हमने उधार खरीदा तो वो हमें देगा इनवॉइस। इसके अलावा सेल्स रिटर्न, अगर हम किसी अपने सप्लायर को सामान वापस करते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं तो वहाँ डेबिट नोट होता है। अगर हमारा कोई कस्टमर हमें सामान वापस कर देता है तो वहाँ क्रेडिट नोट जनरेट होता है। तो एक्चुअल में वाउचर वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रूव करता है, उसका सबूत होता है। बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस जो होता है उसे संभाल के रखा जाता है और ये कहलाते हैं वाउचर। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आप जानते हैं, छूट को कहते हैं डिस्काउंट। मतलब अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं और हमारा सप्लायर हमें कुछ प्राइस में डिडक्शन दे रहा है, कुछ कमी कर रहा है, तो उसे जनरली डिस्काउंट कहा जाता है। लेकिन डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द रीबेट। रीबेट मतलब डिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए हम अपने किसी सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं और उस सामान का जो लिस्ट प्राइस है, मतलब मान लीजिए MRP है, वो है 1 लाख रुपए और हमें हमारे सप्लायर ने कहा 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10% मीन्स 10,000 माइनस हो जाएगा, तो सामान हमने खरीदा कितने में, 90,000 रुपीज़ में। तो देखिए जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा वो 90,000 से ही रिकॉर्ड होगा। हमें इस ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट जनरली दिया जाता है बल्क सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। जैसे जनरली क्या होता है, आप अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तभी हमारा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर हमें ये डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। तो ये जो डिस्काउंट है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में इस डिस्काउंट की वजह से किसी को फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सप्लायर ने हमें रेट बढ़ा के बता दिया और फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल में तो वो सामान 90,000 का ही है। तो ये एक बिजनेस में सेल को इंक्रीज करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सीधे जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। एक होता है कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट देने का पर्पस और ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस अलग अलग है। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क सेल को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि जो कस्टमर है, जो खरीदार है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदे। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो भी एक रिबेट है, वो जो कि बायर को दी जाती है फॉर मेकिंग अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत। अगर हमारा कोई सप्लायर है, हमने उससे सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट तो उसने हमें दिया, लेकिन उसके अलावा उसने हमसे कहा कि अभी तुरंत पेमेंट कर दो तो 2% का हम तुम्हें कैश डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हमें तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, या अर्ली पेमेंट, अर्ली मतलब जल्दी पेमेंट। जैसे उसने कहा 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तभी 2% का हमें डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज अगर हम 11वें दिन भी पैसे देंगे तो फिर हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंसेंटिव एंड इनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। तो हमारा जो डेटर है जिससे हमें पैसे लेने हैं वो इनकरेज होता है तुरंत पेमेंट करने के लिए अगर हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। तो ये एक एक्सपेंस है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इससे जो हमारी इनकम होती है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए हमने अपने किसी कस्टमर को जिससे हमें 10,000 रुपये लेने हैं और उसने कहा 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो हमने उससे कहा तुरंत पैसे दे दे अभी, तो 9,800 दे दे। तो 9,800 उसने हमें तुरंत दे दिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा 200 रुपये का एक्चुअल में नुकसान हुआ है। अगर हम थोड़े दिन रुक जाते तो हमें ये पूरा 10,000 का पेमेंट मिल जाता, लेकिन जल्दी पेमेंट के चक्कर में हमने उसे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों पार्टीज रिकॉर्ड करती हैं। जो कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है उसके लिए नुकसान है, डेबिट किया जाएगा, इसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड।
और जिसको डिस्काउंट मिला है उसके लिए ये फायदा है। जैसे मान लीजिए हमारे लिए तो ये नुकसान हो गया 200 रुपये, क्योंकि 10,000 की जगह हमें 9,800 मिला, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, और ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस या नुकसान। और जो हमारा कस्टमर है जिसने कि 10,000 की जगह 9,800 दिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और उसके लिए ये एक गेन है, इनकम है, फायदा है। तो दोनों ही इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां तक का कंप्लीट हो गया। देखिए 21 हमारा है अकाउंट। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिंग ट्रांजेक्शन्स एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन की जो समरी है उसे कहा जाता है अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश और आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस नोन एज कैश अकाउंट। देखिए बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। देखिए जर्नल में क्या होता है, जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं, मतलब इन द सीक्वेंस ऑफ टाइम। तो वहां से आपको किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक साथ नहीं दिखाई देंगे, वहां तो सारे ट्रांजेक्शन डेट के अकॉर्डिंग इन द सीक्वेंस ऑफ टाइम उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। अब मान लीजिए कोई हमारा कस्टमर है मनोज के साथ हमने पूरे महीने में 10 ट्रांजेक्शन किए अलग अलग डेट पर। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ मनोज का कितना बैलेंस है, तो वो हमें जर्नल देखकर नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें लेजर में मनोज का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अकाउंट में क्या होगा, देखिए उसके 2 साइड होंगे। लेजर का कंप्लीट फॉर्मेट अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो लेजर जब सीखेंगे तो तब आप समझ जाएंगे। अभी के लिए ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको उसका हिंट दे देता हूं। इसमें 2 साइड होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। तो मनोज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनोज के डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट किए जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन जो कि जर्नल में रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से। अगर किसी ट्रांजेक्शन में मनोज डेबिट हुआ है तो उसकी पोस्टिंग मनोज के अकाउंट के डेबिट साइड में होगी, और अगर किसी ट्रांजेक्शन में मनोज क्रेडिट हुआ है तो उसकी पोस्टिंग मनोज के अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। तो ये हो जाएगा मनोज का अकाउंट, और फिर डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके उसका डिफरेंस किया जाएगा और हमें मिलेगा बैलेंस। डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है। तो अकाउंट किसी पर्टिकुलर हेड, यहाँ पर हेड का नाम क्या है, मनोज, तो किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन की समरी को ही अकाउंट कहा जाता है। एक ही जगह पर फिर आप मनोज के ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए आपको जर्नल बुक के पेज पलटने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लेजर में आके मनोज का अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो ये होता है अकाउंट, ये लेजर बुक में बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला अकाउंटिंग टर्म है रिसिप्ट। देखिए रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, या एक और वर्ड होता है प्राप्य। प्राप्ति मतलब रिसीव हो गया, प्राप्य मतलब रिसीव होगा। रिसीव्ड मीन्स प्राप्ति, रिसीवेबल मतलब रिसीव होगा फ्यूचर में, तो उसे कहेंगे प्राप्य। दोनों को ही रिसिप्ट में ही कैटेगराइज किया गया है। रिसिप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड, पैसे मिल गए, और रिसीवेबल मतलब मिलेंगे। तो देखिए अगर हम कोई भी एसेट बेचें अपनी, या गुड्स बेचें, या जिस सर्विस के हम प्रोवाइडर हैं वो हम अगर सर्विस देते हैं, तो उसके बदले में जो हमें कंसिडरेशन मिलता है उसे कहा जाता है रिसिप्ट। या तो तुरंत कैश मिल जाएगा या फिर बाद में मिलेगा, तब तक के लिए वो जो परचेजर है जिसने हमसे सामान खरीदा है वो हमारा डेटर बन जाता है। अब रिसिप्ट 2 प्रकार की है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है ये रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई सामान बेचते हैं, मान लीजिए हमारा स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी बेच के जो पैसा हमें मिला है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। या फिर अगर हम किसी सर्विस के प्रोवाइडर हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसा मिला है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है।
और ये वाली रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की होती, बार बार मिलेगा, क्योंकि अब हम स्टेशनरी बेचते तो रोज ही ये काम करते हैं हम, और रोजाना हमें इससे पैसे मिलते हैं सामान बेच के। तो जो रिसिप्ट हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी से जनरेट हुई है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन कुछ रिसिप्ट ऐसी होती हैं जो हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी से जनरेट नहीं हुई हैं। जैसे मान लीजिए हमारा काम तो स्टेशनरी का है, लेकिन हमारा ऑफिस में कुछ फर्नीचर पुराना हो गया था तो हमने उसे बेच दिया। तो ये जो हमने फर्नीचर बेचा है ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ से जो रिसिप्ट हो रही है, जो प्राप्ति हो रही है, वो रिसिप्ट तो है, लेकिन हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अराइज नहीं हुई है। तो ऐसी रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जैसे हमने पुरानी मशीन बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, लैंड बेच दी, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती हैं। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, इंसिडेंटल होती हैं, कभी कभी इस प्रकार की रिसिप्ट जनरेट होती है। तो ये हमारा रिसिप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट हमें केवल 1 साल ही मिलता है। लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का ही कोई एक्सपेंस है लेकिन उसका बेनिफिट हमें एक लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, तो वो एक्सपेंडिचर हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एडवर्टीजमेंट के लिए किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ टाई अप किया और उन्हें अपना बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए 1 साल के लिए हमने उनके साथ डील की, जिसमें हमें 1 लाख रुपए देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट होगा हमारा, उसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलेगा। तो ये तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम उसी कंपनी के साथ 5 साल के लिए टाई अप कर रहे हैं और 5 साल का एडवर्टीजमेंट का पैसा इकट्ठा दे दें, तो इस कंडीशन में ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ये अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रहा, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा। तो अब ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा देखिए, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो इनिशियल एक्सपेंस होते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो हमें केवल एक ही बार करने हैं। फिर इसके बाद रिन्यूअल होगा 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो इसका मतलब वो एक्सपेंस हमें एक लंबे समय तक बेनिफिट दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा लग सकता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट जनरेट होती है, रियल एसेट जिसको हम बेच सकते हैं। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमें कोई एसेट नहीं मिलती है। हालांकि जो हम उसे एसेट साइड दिखाते हैं उसे फिक्टिशियस, काल्पनिक एसेट कहते हैं। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, लेकिन इससे एसेट जनरेट नहीं होगी। ऐसी जो एसेट होती फिक्टिशियस एसेट, उसे हम सेल नहीं कर सकते हैं, इसका बेनिफिट हम खुद कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करें रेवेन्यू। तो देखिए, जो रेवेन्यू है वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमें रिसीव हुआ है या रिसीव होगा उसका टोटल होता है। रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे मान लीजिए हमने सामान बेचा, हमने रेंट रिसीव किया या हमें कमीशन रिसीव हुआ है, ये हमारी रेगुलर नेचर की रिसिप्ट है, ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुई हैं, तो इसे कहेंगे हम रेवेन्यू। और इसके लिए एक और वर्ड होता है, अगर हम गुड्स में डील करते हैं तो हम इसे सेल्स भी कह सकते हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं, सामान बेचते हैं कोई। अगला है बिल्स रिसीवेबल। हालांकि ये बिल्स रिसीवेबल चैप्टर होता है, एक पूरा बिल्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज होती हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द बायर, in which the seller direct the buyer to pay the specified amount at a specific future date. Such bill will become bill receivable for the seller after getting the acceptance of the buyer. तो देखिए, बिल रिसीवेबल एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला मतलब ड्रॉवर मतलब सेलर जिसने सामान बेचा है, वो इस डॉक्यूमेंट को ड्रॉ करता है। इसको देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए ए ने कोई सामान बेचा है, ए सेलर है, ए ने सामान बेचा बी को, इसका मतलब बी एक बायर है। देखिए,
ए ने सामान बेचा, बी को उधार बेचा, और बी ने कहा कि वो पेमेंट करेगा 2 महीने के बाद। देखिए ए चाहता है कि बी पेमेंट टाइम से करे और वो पेमेंट के रिगार्डिंग श्योर होना चाहता है। तो ए ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट लिख दिया बी के ऊपर, एक लीगल डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर पे, जिसमें ए ने बी को ऑर्डर किया है कि बी 2 महीने बाद ये स्पेसिफिक अमाउंट पे कर देगा। इस डॉक्यूमेंट पर बी साइन करेगा, बी साइन करके ये डॉक्यूमेंट ए को दे देगा। इट मीन्स बी ने एक्सेप्ट किया है कि वो 2 महीने बाद पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ड्यू डेट पर बी ने पेमेंट नहीं किया तो ए बी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है इजीली, क्योंकि बी ने इस स्टैम्प पेपर पे साइन करके एक लीगल एक्सेप्टेंस दी है। तो अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो ए उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट जो कि बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया है, ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से है बिल रिसीवेबल, एसेट है इसके लिए, क्योंकि इस बिल रिसीवेबल से ए को पैसा मिलेगा। और यही डॉक्यूमेंट बी के लिए कहलाएगा बिल्स पेबल, जो कि बी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बी को इसका 2 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये दोनों आप समझ गए। सेलर है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल है, और जो बायर है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल है। अब हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स क्या होता है। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। तो ये देखिए, अगर हमने किसी अपने कस्टमर को उधार सामान बेचा है तो वो बन गया हमारा डेटर। लेकिन अगर किसी भी रीजन से हमें लगता है कि ये डेटर अब हमें पैसे नहीं देगा, इट मीन्स हमारे पैसे डूब गए, इसी को कहा जाता है बैड डेब्ट्स। मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर है, उसने हमसे 10,000 रुपये का सामान खरीदा और उसने बहुत समय से पेमेंट नहीं किया है, और अब उसने बिजनेस बंद कर दिया, और हमने उससे पैसे मांगे लेकिन उसने दिए नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया या कोई भी और रीजन रहा। इट मीन्स अब ये जो हमारा डेटर है इससे पैसा मिलने वाला नहीं है, तो इस पैसे को कहा जाएगा बैड डेब्ट, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है। डेबिटेड टू P&L अकाउंट क्यों लिखा है? बिजनेस में होने वाला हर एक्सपेंस ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, तो ये भी हमारा लॉस है, तो ये भी P&L अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। डेब्ट मतलब कर्जा। तो अगर किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर कर्जा है और वो संस्था उस अपने डेब्ट का, लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनकी लाइबिलिटीज जो हैं वो इनकी एसेट से ज़्यादा हो गई हैं। लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। इट मीन्स सिचुएशन ये है कि सारी एसेट्स भी अगर बेच दी जाएं तो सारी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे पर्सन को या ऐसे एंटरप्राइज को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। लेकिन कोई पर्सन या कोई एंटरप्राइज खुद ही अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का जो राइट है वो कोर्ट के पास है। कोई पर्सन अगर इस कंडीशन में है कि वो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में लगातार लॉस होने की वजह से, तो उस पर्सन को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा। देन अगर कोर्ट को लगता है कि बिजनेस में होने वाले लॉस की वजह से ये पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है या अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा है, देन कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद सॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट का अपोजिट सॉल्वेंट होता है। अगर कोई एंटरप्राइज अपनी लायबिलिटीज को फुली पे करने में कैपेबल है, अपनी सारी लायबिलिटीज को पे कर सकता है, इट मीन्स उनकी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो ये आपका सारे अकाउंटिंग टर्म्स हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम 3rd चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे।